जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पुलिस यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जीके जीएस की क्लास भी आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं और हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास भी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था यूपी पुलिस के ही एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह है सारनाथ में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सारनाथ में बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गृह त्याग कब हुआ था? 29 वर्ष की अवस्था में, और जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना लगा। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और 35 वर्ष की आयु में उरुबेला में वट यानी पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। ज्ञान की प्राप्त हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्टस के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा, ओल्स के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो वह है बिट्स के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स द्वारा किया जाता है, जबकि बोल्ट से क्या मापा जाता है? विद्युत मापा जाता है, विद्युत विभव। तथा एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा मापा जाता है एम्पियर से। वोल्ट से जो है विद्युत विभव। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वनडे एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यूपी पुलिस के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो उसका नाम है आर्यभट्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आर्यभट्ट। और इसे कब भेजा गया था? 1975 में। 19 अप्रैल 1975 में भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष के केंद्र के यान द्वारा किया गया था, और इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी का प्रयोग। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? आग्नेय शैल, परतदार शैल, रूपांतरित शैल, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? जीवाश्म किस प्रकार के शैल यानी रॉक्स में पाई जाती है? तो वह है परतदार शैल।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परतदार शैल। जीवाश्म प्रायः अवसादी यानी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं और इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों के जमाव से होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो वह है नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। और वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख नाइट्रोजन जो है 78% है। मात्रा कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसकी मात्रा है 21%। और वहीं बात करते हैं आर्गन की, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्गन की जो मात्रा है वह 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03%। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा, ध्रुवीय हवा। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो वह है मानसून हवा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मानसून हवा। ये पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती हैं, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। और ये पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। और ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीपीय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान में प्रवाहित होती हैं। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, मानसून हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियतवाही हवाएं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता रहता है और जल से ऊपर उठकर आगे यानी तट की ओर बढ़ने को ज्वार तथा जल के नीचे गिरकर यानी समुद्र की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम, मरुस्थल, चक्रवाती तूफान, शीतोष्ण घास के मैदान। कौन सा ऑप्शन राइट है? गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा ये क्या है? ये मरुस्थल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मरुस्थल यानी रेगिस्तान। यह जो है रेगिस्तान है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं और सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। तो वह है पार्श्वनाथ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है और पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन यानी उस समय सम्यक पर्वत पर ज्ञान का प्राप्ति हुई और इनके अनुयायियों को निर्गंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है, निग्रंथ कहा गया। और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत लिखे थे। वह कौन है, सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। ये 4 महाव्रत कौन कौन थे। पहला जो है सत्य है, इसके अलावा अहिंसा, आस्तेय, चौथा जो है अपरिग्रह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी, नर्मदा तथा ताप्ती नदी, यह दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की बात करते हैं, यह नदी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। यह जो है सबसे लंबी नदी है जो मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और यह एक तंग घाटी में बहती है जिसे उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा नदी भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ML वत्समा, PT उषा, कमलजीत संधू, के मलेश्वरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है जो कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। कमलजीत संधू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू हैं। इन्होंने यह पदक वर्ष 1970 में एशियन खेलों में जीता था। यह पदक कब जीता था, 1970 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए हैं। जीएस में भी कुछ क्वेश्चन हिंदी के मिलते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है। यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का %% है। 16.4%, 23.2%, 11.1%, 13.2%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनगणना से क्वेश्चन है, जो कि जनगणना से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का %% है, तो वह है 16.4%। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 16.4%। 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को महापंजीयक व जनगणना आयुक्त के केंद्रीय गृह सचिव द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए थे और इसके अनुसार 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या जो थी वह 16.4%। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, ML जयसिन्हा, रमन लांबा। कौन सा ऑप्शन राइट है? बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? उस खिलाड़ी का नाम है रमन लांबा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रमन लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो वह है ए व डी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ए व डी, यानी पवन ऊर्जा, ज्वार शक्ति। या जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्नवत है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन। ये सभी क्या हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री KM मुंशी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था प्रथम अध्यक्षता, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। ठीक इसी के 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 में दूसरी अध्यक्षता हुई, और इस समय जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो थे अस्थायी सदस्य थे। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रहा गया? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में। यही पूछा जाता है एग्जाम में, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में। और इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया,
और भारत में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार कहाँ पर रखा गया है? अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है रामनगर नैनीताल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रामनगर नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और यह उद्यान उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, यानी किन नदियों पर है? तो वह है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान यानी बाह्य संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है और यह क्षेत्र मैंग्रोव के घनों जंगलों से घिरा हुआ है और बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डेसिबल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं, जबकि कैलोरी जो है यह इससे ऊष्मा मापी जाती है, ऊष्मा। तथा न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट जो है यह ताप मापने का एक स्केल है, ताप मापने का यह एक स्केल यानी पैमाना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन। कौन सा ऑप्शन राइट है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तित और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? नाभिकीय विस्फोट के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, अम्लीय वर्षा के कारण। वायु प्रदूषण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का बदरंग होना, जलीय प्राणियों की मृत्यु तथा पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट, ये सभी क्या हैं? दुष्परिणाम होते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। कौन सा ऑप्शन राइट है?
अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर एस जे कासिम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर एस जे कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस जे कासिम यानी सैयद जहूर कासिम थे। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, सॉरी सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो वह है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। यह जो है ग्लोब है, 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश रेखा उत्तरी, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे कहा जाता है मकर रेखा। इन्हीं के बीच कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो है, यहाँ पर ये जो भाग है, इसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ वर्षा। ऑप्शन में है ओस, कोहरा, धुआं, पाला। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन संघनन नहीं है? तीन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो वह है धुआं। धुआं जो है यह संघनन नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जल की गैसीय अवस्था से तरल तथा ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ओसांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है तो संघनन शुरू हो जाती है, और संघनन क्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, जबकि धुआं और धूलकण तथा समुद्री नमक में संघनन नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।